अपनी कक्षा में प्रविष्ट होने से पूर्व यह अत्यधिक आवश्यक है कि वह अपने प्रकरण की पूर्ण जानकारी रखे। जैसे आपने अपनी स्लाइड तो तैयार कर ली, स्लाइड के अंदर आपने मैटर भी उतार लिया, वो सारा जो विषय वस्तु आपने अपनी स्लाइड के अंतर्गत रखा वो किताबों की लाइनें थी। अगर वो अध्यापक की लाइन होती तो अध्यापक जब उसे स्वयं स्पष्ट करवा रहा है तो उसे उसमें क्लिष्टता नज़र नहीं आती। अध्यापक अपने प्रकरण की क्लिष्टता में स्वयं ही अपने को समस्या में पा रहा है और उस प्रकरण को विद्यार्थियों को पूछना पड़ रहा है कि आप हमें दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ आएगी। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम अपना प्रकरण तैयार कर रहे होते हैं तो प्रकरण की तैयारी में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो मैं प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ उस प्रकरण के अंतर्गत जो पूर्व ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान मेरे द्वारा जो प्रश्नों के माध्यम से लिया जाएगा उसमें विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान की पहचान हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाना कि शिक्षण के कितने रूप हैं, 4 रूपों के नाम बताइए। 2 प्रश्नों को एक साथ आपने प्रयोग में लेके आ गई आप। जब मूल्यांकन के अंतर्गत प्रस्तावना प्रश्न आप पूछते हैं तो प्रस्तावना प्रश्नों के अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि 2 प्रश्न एक बार में नहीं पूछे जाते हैं। आप ये पूछ सकती थी कि शिक्षण के कितने रूप हैं। विद्यार्थी यदि जानते तो आपको जवाब देते कि 4 रूप हैं। आपने पहले ही कह दिया 4 रूप हैं और 4 रूपों के अब नाम बताइए। उन्हें पता ही नहीं है कि 4 रूप हैं शिक्षण के, और जब यही नहीं पता कि 4 रूप हैं तो वो 4 रूपों के नाम कैसे आपको बता सकते हैं। तो आप इस आधार पर कि आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है, इस आधार पर मेरे आज का आप जवाब दीजिए। तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है, आपको अपना तरीका ईजाद करना पड़ेगा और अपने प्रकरण को स्वयं निकालना पड़ेगा। अनुबंधन, अनुदेशन, मतारोपण, प्रशिक्षण, इसमें आपको अंतर कराना था तो आप विद्यार्थियों से अनुबंधन निकलवा सकती थी, अनुदेशन निकलवा सकती थी, प्रशिक्षण निकलवा सकती थी, मतारोपण निकलवा सकती थी। एक बिंदु के निकलने के बाद आप स्वयं अपने आगे के प्रकरण का नाम लेकर इनके बीच आज हम अंतर को जानेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत तो अच्छी हो रही थी, लेकिन आप स्वयं ही अपने प्रकरण में फंस गई और आप अपने प्रकरण का नाम अपने मुंह से बोल गई, जो कि नहीं होना चाहिए। द्वितीय, आपके द्वारा केवल अपनी स्लाइड को पढ़ा जा रहा था। जो आपने स्लाइड में लिखा हुआ है उसमें एक भी अंश आपने अपनी ओर से अपनी कौशलता का या कुशलता का मैं कहूँ उसको आपके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है। आपने दृष्टांतों का तनिक भी प्रयोग नहीं किया, आपने मूल्यांकन का तनिक भी प्रयोग नहीं किया। तो टीचर केवल किताब से उतार कर और उसे स्लाइड के रूप में प्रेजेंट कर कर और उसको एक लाइन टू लाइन विद्यार्थियों के बताने के लिए खड़ा नहीं हो रखा है। आप एक छोटा सा, क्योंकि आपने कंटेंट खुद ही क्लियर नहीं कर रखा था, तो आप जो आउटपुट और इनपुट है आधा और प्रदा जिसको आपने नाम दिया, आप स्वयं उसमें उलझ गई और आप विद्यार्थियों से ही जानना चाहने लगी कि इसका क्या तात्पर्य होना चाहिए। जबकि आपको जो ऐसा डिफ़िकल्ट शब्द है पहले खुद ही या तो लेखनी में प्रयोग नहीं करना, और अगर आपने लिख लिया है तो आपका उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। आपके विद्यार्थी आपसे पूछने लगे कि आपने हमको अनुबंधन पढ़ाया, आपने हमको प्रशिक्षण के बारे में बताया, आपने हमको मतारोपण के बारे में बताया, आपने हमें चौथे रूप के बारे में बताया, तो इन चारों में अंतर आप जो बता रही हैं उसका दृष्टांत कैसे एज ए टीचर हम इसको प्रयोग में लेके आएंगे।
क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए इसकी। तो लाइन को डिक्टेट नहीं करना है कि मैंने ये लाइन लिखी है, संस्कृत में लिखी हुई है और इसका हिंदी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ट्रांसलेटर नहीं हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आप किताब में लिखी हुई बात को सरलीकृत स्वरूप में विद्यार्थियों तक पहुंचाने का माध्यम है, ताकि विद्यार्थी उसे सैद्धांतिक ही न माने बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग में लेकर आ सके। इसलिए अध्यापक का औचित्य वर्तमान समय में भी कक्षा में बना हुआ है। अन्यथा आप देख रही हैं कि इतने सारे आपके पास आईसीटी ने टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि आप इतने सारे शिक्षण माध्यमों से अध्ययन कर सकते हैं। उसके पश्चात भी प्रशिक्षण केंद्रों में अध्यापकों की आवश्यकता है, विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता है, उस संस्थाओं में अध्यापकों की आवश्यकता है, ताकि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाना है उस तरीके को हम सीख सकें। तो केवल सिद्धांत देने वाला नहीं बनना है बल्कि उस सिद्धांत को व्यवहार में प्रयोग करने वाला भी बनना चाहिए। ठीक है, तो जो आपने जवाब दिया कि आज मैं इतना ही कर पाई, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो आपने केवल इतना ही किया कि आप किताब से उतार कर स्लाइड तक लेके आ पाई। बाकी उस किताब की लिखी हुई लाइन को आपने स्वयं ना समझने का प्रयत्न किया और ना आप उसको समझा पाने में आज क्या हो पाई, सफल हो पाई हैं। इसीलिए आपने विद्यार्थी को ये जवाब दिया कि मैं अभी इतना ही पढ़ पाई हूँ, जबकि आपका स्वयं का वो प्रकरण चल रहा है। ये कथन आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। आपके प्रकरण के अलावा अगर कोई और बिंदु विद्यार्थी ने प्रश्न के रूप में पूछा होता और फिर आप कहती कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको कल समझाऊंगी, तो तब आपकी सराहना ज़रूर होती। किंतु आपका स्वयं का प्रकरण, जिसको कि आप अभी ना समझा पाई हैं और ना विद्यार्थी को अपने प्रकरण पढ़ाए गए प्रकरण का ही जवाब नहीं दे पा रही हैं, और ऐसे में ये कहना कि मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो अभी आकर आपने जो 15 मिनट पढ़ाया उसमें क्या कर रही थी आप। तो ऐसा कक्षा में जाने के बाद नहीं होना चाहिए कि मैं आज आधे घंटे किताब की लाइन पढ़ा के आ जाऊं और फिर बोलूं कि 4 दिन के बाद जब दोबारा आपकी कक्षा में आऊंगी तब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, फिर 4 दिन के बाद आऊंगी तब मैं आपको इसके प्रश्न बताऊंगी, फिर 4 दिन के बाद आऊंगी फिर मैं आपसे इसके डिफ़िकल्ट जो पॉइंट्स हैं उसको आपको क्लियर करूंगी। नॉट अ राइट वे, ये सही तरीका नहीं है शिक्षण का, और इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी मैम। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपसे विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि हमें स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपका जवाब उत्तर देने वाला नहीं था, बल्कि आपका जो जवाब था लग रहा था कि आप क्रोधित हो रही हैं कि तुमने मुझसे प्रश्न कैसे पूछ लिया, क्या समझ में नहीं आया तुमको। तो इस तरीके से आपकी अभिव्यक्ति विद्यार्थियों को ना लगे कि मैडम जवाब नहीं देना चाहती हैं, उल्टा क्रोधित हो गई हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ना, इसका अर्थ है हम विद्यार्थियों के जिज्ञासाओं को जो उत्पन्न हुई हैं या तो हम संतुष्ट नहीं कर पाए, या हमने इतना ज़्यादा संतुष्ट कर लिया है कि नवीन विचार उत्पन्न हो गया है विद्यार्थी के मस्तिष्क में, अपेक्षाकृत इसके कि क्या नहीं समझ में आया है, इस वे में आपका कहना। तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था तुमको, ये इंडिकेट इनडायरेक्टली नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। हम नहीं तैयारी कर रहे हैं, हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है कि हम बिना तैयारी के अपनी कक्षा में आ गए हैं, और बिना तैयारी के कक्षा में आए हैं तो अगली बार हम तैयारी के साथ में कक्षा में आएंगे। मेरे पास प्रकरण जो स्लाइड पे होगा वो भरपूर दृष्टांतों से भरा हुआ होगा, उसमें उदाहरण ही उदाहरण होंगे, वो ऐसे उदाहरण होंगे जो कि कक्षा कक्ष से जुड़े हुए होंगे, अध्यापक से जुड़े होंगे, विद्यार्थी से जुड़े होंगे,
और उन प्रश्नों के माध्यम से मेरा विद्यार्थी मेरे प्रकरण को अच्छे से समझ पाएगा। मैं इस तरीके का प्रयास करके पुनः कक्षा में आऊँगी ताकि विद्यार्थियों को ये ना पूछना पड़े कि मैं जो पढ़ा रही थी वो क्यों पढ़ा रही थी और क्या बताने की कोशिश मैं कर रही थी। क्लियर हो गया? जी मैम। चलिए